गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ रहे हैं और पेपर करेंसी में आगे बढ़ते हुए हम प्रतिनिधि मुद्रा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मनी के बारे में पढ़ेंगे। यह वह पत्र मुद्रा हुई जिसके ठीक बराबर सोना या चांदी का रिजर्व रखा जा रहा है और यह मुद्रा कब छापी जा सकती है, जबकि नोट प्रकाशन करने वाली संस्था के पास 100% गोल्ड या फिर सिल्वर के कोष हो, क्योंकि इस प्रकार के नोटों के पीछे 100% रिजर्व या रजत कोष रखा जा रहा है और उतनी ही अच्छी यह मुद्रा समझी जाएगी जितनी की सोने और चांदी की मुद्रा है। इसके अलावा इस पत्र मुद्रा को धातु मुद्रा में मेटलिक में कभी भी बदला जा सकता है, इसलिए इस पर जनता का विश्वास ज़्यादा है और पत्र मुद्रा में सबसे अच्छी भी यह मानी जाती है क्योंकि बहुमूल्य धातुओं के समान होती है। अब इस जो मुद्रा है पत्र मुद्रा, इसमें अनेक प्रकार के गुण हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा, जनता का विश्वास, अत्यधिक प्रसार का भय नहीं, प्रकाशन से मूल्य धातुओं में भी बचत हो जाती है। और परंतु फिर भी कमी यह है कि इस प्रकार के मुद्रा से पत्र मुद्रा के प्रकाशन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि पत्र मुद्रा को प्रकाशन करने का मुख्य उद्देश्य है मुद्रा प्रणाली में चलनशीलता उत्पन्न की जा सके, जिससे व्यापारिक नीड्स के अनुसार मुद्रा को घटाया या बढ़ाया जा सके। लेकिन इस प्रकार की पत्र मुद्रा में चलनशीलता का अभाव है, क्योंकि प्रकाशन जो है वह बहुमूल्य धातुओं की उपलब्धि पर किया जाता है, व्यापारिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए यह वास्तविक पत्र मुद्रा नहीं कही जा सकती। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टेबल पेपर मनी, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यदि प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले नोट प्रकाशन करने वाली संस्था से या उसके किसी भी शाखा या ऑफिस से प्रमाणिक सिक्के प्राप्त करने का अधिकार जनता को प्राप्त हो तो उसे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाएगा। इसकी विशेषताएं इस प्रकार समझे हम कि प्रचलित पत्र मुद्रा के पीछे रिजर्व में बहुमूल्य धातु जैसे स्वर्ण अथवा रजत रखा जाता है, परंतु यह पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर नहीं होगा, एक निश्चित अनुपात में ही रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि कुल प्रचलित पत्र मुद्रा एक ही समय में जनता के द्वारा बहुमूल्य सिक्कों में परिवर्तन किए जाने की मांग नहीं की जाती है, इसलिए एक निश्चित अनुपात में धातु रिजर्व में रखा जाता है और कुछ भाग स्वर्ण या गोल्ड या प्रमाणिक सिक्कों में रखा जाएगा। शेष के लिए प्रमाणिक प्रतिभूतियां रखी जाएंगी, यानी कि इसके दो कोष हो गए। फर्स्ट धातुक रिजर्व कोष, जिसमें क्या होगा सोना चांदी और प्रमाणिक सिक्के, इसे कवर्ड इशू यानी कि रक्षित भाग कहा जाएगा। और दूसरा भाग क्या होगा, केवल स्वीकृत एवं प्रमाणित प्रतिभूतियां। इसके भी दो पार्ट्स हो गए। फर्स्ट में गोल्ड सिल्वर, ये गोल्ड सिल्वर प्लस कॉइन्स, और सेकंड में प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज, कौन सी, प्रमाणित प्रतिभूतियां। इसके अलावा प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले सरकार सोना चांदी देने के लिए उत्तरदायी होती है। जनता कभी भी नोटों के बदले में सोना चांदी ले सकती है। ठीक है। अब परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में तुलना। दोनों ही प्रकार के मुद्राओं में समानता क्या हुई कि दोनों के बदले मुद्रा अधिकारी से जनता को स्वर्ण या रजत प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बहुमूल्य धातुओं के रूप में रिजर्व में रखने की व्यवस्था ये है कि प्रतिनिधि मुद्रा तो 100% होगी और परिवर्तनशील मुद्रा में कुल प्रचलित मुद्रा के बराबर न होकर के उसका कुछ अंश ही रखा जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 100% हो। ये इन दोनों में तुलना है, समानता और असमानता। अब परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के लाभ क्या हुए, बहुमूल्य धातुओं में बचत होना है। कैसे, उनके चलन से जो घिसावट से हानि होगी उससे बचत हो रहा है, तथा बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तन कराए जाने की जनता को सुविधा है, तो जनता का विश्वास भी हो रहा है। इसके अलावा यह लोचशील भी है, क्योंकि थोड़े से रिजर्व की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाकर मुद्रा की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। विदेशी व्यापार में भी इससे सुविधा है।
इसके दोष कमियां क्या हुई कि जनता का उतना विश्वास नहीं है जितना प्रतिनिधि मुद्रा के प्रति है। इसके इसके लिए थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें अनुपात जो है कोषों का वह 100% नहीं है, जबकि प्रतिनिधि मुद्रा में यह 100% था। इसके अलावा इसमें अत्यधिक प्रसार का भी भय है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, सरकार आवश्यकता से अधिक करेंसी मनी का प्रचलन कर सकती है। और सभी नोटों को परिवर्तन किए जाने के लिए यदि जनता ने होड़ लगा दी तो उनको एक साथ परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशो जो है वो 100% नहीं है। अब क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है? भारत में सभी प्रकार की पत्र मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा। सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार का वित्त विभाग कर रहा है। इन सभी नोटों पर जो रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है उन पर क्या लिखा होता है कि रिजर्व बैंक मांगने पर उनके बदले में उतने ही सिक्के देगा। यानी कि भारतीय मुद्रा जो है वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह अपरिवर्तनशील कही जाएगी, क्योंकि धात्विक सिक्का आजकल हमारे देश में प्रचलित है उसमें शुद्ध धातु का मिश्रण नाम मात्र है। धात्विक सिक्के केवल गिलट के रह गए हैं। इस प्रकार यह भी कागजी नोटों जैसे हो गए हैं। तो रिजर्व बैंक को अधिकार है कि बड़े नोटों के बदले 1 रुपए का नोट दे सकता है। इसलिए इसको हम परिवर्तनशील ना कह करके अपरिवर्तनशील कहेंगे। परिवर्तनशील तो तभी माने जब उसके बदले में उतनी ही मात्रा के शुद्ध धातु के प्रमाणिक सिक्के दिए जाएं। और कानून की दृष्टि से तो भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से अपरिवर्तनशील है। अब बात करते हैं अपरिवर्तनशील इनकन्वर्टिबल करेंसी, पेपर करेंसी या पेपर मनी। जब किसी देश में पत्र मुद्रा को प्रकाशन के लिए ऐसी विधि अपनाई जाए कि सरकार नोटों के बदले प्रमाणिक सिक्के या मूल्यवान धातु देने के लिए कोई गारंटी प्रदान करे, तो उस मुद्रा को अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा कहा जाएगा। ऐसी मुद्रा विशेष परिस्थितियों में प्रकाशित की जाएगी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अनेक देशों में इस प्रकार की मुद्रा का प्रकाशन किया, क्योंकि जो डिमांड है मनी की वो बढ़ गई थी और उसे परिवर्तनशील रखना संभव नहीं था। मोस्टली आजकल के सभी कंट्रीज में यही प्रचलन में पाई जा रही है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा के बदले सरकार जनता को कोई बहुमूल्य धातु देने के लिए उत्तरदायी नहीं होती। फिर भी हर प्रकार के सौदों के लिए वह कानूनी ग्राह्य मुद्रा रहती है। विशेषताएं क्या हुई? धात्विक निधि रखना अनिवार्य नहीं हो गया है, लेकिन कुछ न्यूनतम कोष अवश्य रखा जा रहा है। धातु या सिक्कों के बदले में जनता को बदलने के लिए सरकार जनता को देने के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए कोष रखना भी अनिवार्य नहीं है। परंतु मुद्रा दरों में स्थायित्व के लिए सरकार कुछ न्यूनतम कोष या विदेशी प्रतिभूतियां अवश्य रखती है। जैसे 1956 में आपने यहाँ पर न्यूनतम रिजर्व 200 करोड़ रुपए है, जिसमें 115 करोड़ क्या है गोल्ड और 85 करोड़ की क्या है विदेशी प्रतिभूतियां। इसके अलावा इस मुद्रा का प्रकाशन किसी भी सीमा तक किया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। आरंभ में यह मुद्रा परिवर्तनशील रखी गई, लेकिन बाद में इसको अपरिवर्तनशील कर दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह धातु मुद्रा में परिवर्तित कर सके। जैसे इंग्लैंड में 1931 से पहले पौंड स्टर्लिंग यानी कि वहाँ की पत्र मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील थी, परंतु 1931 के बाद स्वर्णमान का खंडन हो गया और परिवर्तनशीलता की जो चलन था उसको समाप्त कर दिया और वह अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा हो गई। इसके अलावा हमारे देश में हम समझे कि 1 रुपए का नोट आरंभ से ही अपरिवर्तनशील मुद्रा घोषित कर दिया गया है। गुण क्या हुए? लोचदार है, किसी भी मात्रा में छापी जा सकती है, बहुमूल्य धातुओं की बचत हो रही है, केवल न्यूनतम नाम मात्र का प्रावधान कर दिया गया है, बाकी बहुमूल्य धातुओं के रूप में जो भी खर्चे होते हैं उनकी बचत हो रही है। दोष क्या है? इसमें अत्यधिक मुद्रा प्रसार हो सकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं है उसके छापन से रिलेटेड, और उसको रोकना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वस्तु के मूल्य के दाम बढ़ते चले जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। मुद्रा का जो विदेशी मूल्य है वो कम हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। आयात अधिक होंगे, निर्यात कम होंगे, जिससे भुगतान संतुलन
देश के प्रतिकूल हो जाता है और उसके लिए फिर सरकार को मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है और जनता का विश्वास भी इसमें कम हो रहा है क्योंकि बहुमूल्य धातुएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा भयानक हथियार की तरह है। गुण तो यह है कि यदि नियंत्रित ढंग से प्रचलित किया जाए तो यह देश के आर्थिक विकास में लाभदायी सिद्ध होगी और अर्धविकसित देशों में कोषों का अभाव रहता है तो आर्थिक विकास में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। तो उस टाइम पर फिर हम अपरिवर्तनशील या प्रादिष्ट मुद्रा छाप करके दूर कर सकते हैं उस कठिनाई को। लेकिन यदि इसके उपयोग में विशेष सतर्कता नहीं बरती, पूर्ण नियंत्रण नहीं रखे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब बात करते हैं फिएट मनी प्रादिष्ट मुद्रा। यह भी परिवर्तनशील की तरह ही है। इसमें भी कोई रिजर्व कोष नहीं रखे जा रहे हैं, नहीं इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जा रहा है। जब असाधारण परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, भयंकर अकाल, आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है और सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है तब फिर सरकार इस प्रकार की मुद्रा का प्रकाशन करेगी ताकि बजट के घाटे को पूरा कर सके। क्योंकि यह मुद्रा जो है सरकार के आदेशानुसार चल रही है इसलिए इसे आदेश मुद्रा या प्रादिष्ट मुद्रा भी कहा जाता है। इसके दोष सेम वही होंगे जो अपरिवर्तनशील मुद्रा के हैं और गुण भी सेम वही होंगे। दोष: जनता का विश्वास नहीं, कोई धातुक रिजर्व नहीं, असीमित मात्रा में प्रकाशन से मुद्रा प्रसार की स्थिति और दुरुपयोग संभव। लाभ क्या हुए? संकटकालीन स्थिति में अधिक हितकर हुई और अधिक लचनशीलता का होना है क्योंकि धरोहर नहीं है। अब आदेश मुद्रा और यानी कि फिएट मनी और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा में भी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। समानता क्या है? रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन असमानता क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा में कुछ तो न्यूनतम कोष रखा ही जाएगा लेकिन प्रादिष्ट मुद्रा में ऐसा कोई रिजर्व रखा ही नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो अपरिवर्तनशील इन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी है, पेपर मनी है, वो उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जा रही है जबकि प्रादिष्ट जो मनी है वो सरकार की आज्ञा पर प्रकाशित की जा रही है। भारत कुछ देशों में ऐसे मुद्रा का प्रचलन किया गया था जैसे 1789 से 1795 के बीच फ्रांस में बड़ी मात्रा में असाइनेट्स छापे गए थे। अमेरिका में भी क्रांति के समय कॉन्टिनेंटल और गृह युद्ध में ग्रीन बैंक्स जारी किए गए थे और जर्मनी में भी फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था उसके कारण ऐसी स्थिति हो गई थी। अब हम शुरू करते हैं मेन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, भारत का आधुनिक वर्गीकरण। ये वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों के अनुसार मुद्रा के स्वरूप में जो परिवर्तन आए। सामान्य मुद्रा, जनरल मनी, बैंक मुद्रा, बैंक मनी एंड उच्च शक्ति मनी, हाई पावर मनी। सामान्य मुद्रा मुद्रा के परंपरागत प्रकारों की अंतिम कड़ी है जो आधुनिक युग में नोट तथा सिक्के के रूप में दिखाई देती है और देश के केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के रूप में सांकेतिक कोष रखकर जारी की जाती है और सामान्य लेन देन और मूल्य मापन में प्रयुक्त हो रही है। बैंक मुद्रा कौन सी होगी? बैंकिंग संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा इन संस्थाओं के प्रति बढ़ते जनविश्वास ने बैंक द्वारा जारी प्रपत्रों को मुद्रा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। ये कौन कौन से होंगे? चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र, यात्री चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर आदि कई उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाएं धन के लेन देन के लिए प्रयुक्त की जा रही है और इनको मुद्रा के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग लाया जाता है। यानी कि ये क्रियाएं भी मुद्रा का कार्य संपन्न कर रहे हैं इसलिए इनको बैंक मनी कहा गया है। अब बात करते हैं हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। यह आधुनिक अवधारणा वित्तीय जो संस्थाओं के कार्यकलाप है उनके कारण हुई है। प्रचलित मुद्रा तथा साख मुद्रा की अत्यधिक आवृत्ति के कारण मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तीव्र हो जाता है। उससे वर्तमान उपलब्ध मुद्रा गुणक प्रवाह से कई गुना अधिक सौदों का निपटारा करती है और यह नवसृजित मुद्रा जो है वह उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडारण के इस मुद्रा का विशेष महत्व है। अब ये आप लोगों के लिए कार्य है। राइट द डिफरेंशिएट
बिटवीन स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। यानी कि 200 शब्दों के 2 क्वेश्चन है। प्रमाणिक एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर और परंपरागत एवं आधुनिक वर्गीकरण। मुद्रा के आधुनिक परंपरागत एवं आधुनिक वर्गीकरण में अंतर, यानी कि इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। प्रमाणिक मुद्रा क्या है और सांकेतिक मुद्रा क्या है, ये लिखना है। और परंपरागत मुद्रा वर्गीकरण क्या है, इसके टाइप्स वगैरह जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, और आधुनिक वर्गीकरण अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। डिफ्रेंशिएट कुछ जरूरी नहीं है। राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तुलना जरूरी नहीं है, तुलना आप कर सको तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।